Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, this is a statement based problem. Alright, we have given the four options. आपको देखें यहाँ पर four options given कर रखे हैं. Statement वन ने बोल रखा है, the resultant of two rectangular SHM simple harmonic motion of same frequency and unequal amplitude and differing in phase by pi by 2 is an ellipse. क्या होगा? ellipse होगा. स्टेटमेंट टू में बोल रखा है कि if the frequency of oscillation of a pendulum in SHM simple harmonic motion is n, then the frequency of the pendulum when length is 4 times is n by 2. फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी? n by 2 के इक्वल हो जाएगी जब हम लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या कर देते हैं? 4 टाइम्स कर लेते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट को देखिए, आपको क्या करना है. आपसे पहले तो देखिए रिजल्टेंट ऑफ एसएचएम पूछा है. क्या पूछ रखा है आपको? रिजल्टेंट ऑफ एसएचएम. रिजल्टेंट ऑफ एसएचएम, ठीक है. रिजल्टेंट ऑफ एसएचएम. स्टेटमेंट वन में आपको रिजल्टेंट ऑफ एसएचएम बताना है. स्टेटमेंट टू में आपको फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना है, ठीक है. तो रिजल्टेंट ऑफ एसएचएम आप क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? आपके पास देखिए दो एसएचएम है. रिजल्टेंट ऑफ टू रेक्टेंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या आपकी सेम है, ठीक है. एंड अनइक्वल एम्पलीट्यूड. इक्वल एम्पलीट्यूड क्या क्या आपके अनइक्वल्स हैं, ठीक है. तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ. देखिए मान लीजिए पहली वाली की क्वेश्चन लिख लेते हैं. एम्पलीट्यूड अनइक्वल है तो इसके एम्पलीट्यूड को मैंने ए1 बोल दिया. फ्रीक्वेंसी सेम है तो साइन. फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ये सेम है ओमेगा टी. ये आप पहले वाले को मान लीजिए, ठीक है. और दूसरे वाले फेस का भी डिफर कर रहा है ना, तो ठीक है. तो दूसरा आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा देखिए वो जगह आपका ए2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है. ये लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इसको कॉस भी लिख सकते थे. लेकिन चलिए पहले इसको ऐसे समझते हैं. अब देखिए, अब इनको देखिए सेटिस्फाई करें. टू रेक्टेंगुलर एसएचएम है, ठीक है. ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी सेम है देखिए, इसका मतलब ओमेगा आपका दोनों का सेम है तो ये तो सेटिस्फाई हो गया. एंड अनइक्वल एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इसका ए1 है, इसका ए2 है तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई. डिफर बाई ए फेस ऑफ पाई बाय टू. तो देखिए ये इसका फेस ओमेगा टी था, इसमें आपका ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू का फेज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया. तो इसको हम बता सकते हैं कि ये क्या होगा आपका? पाई बाय टू का फेज हो गया. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए ए टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू कितना होता है आपका? कॉस के इक्वल होता है. तो आपका कॉस ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, ये लिख सकते हैं. अब हमसे बताने कि क्या ये आपका इलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है. बच्चों देखिए, इलिप्स रिप्रेजेंट करने के पीछे आपकी कंडीशंस क्या थी? कंडीशंस देखिए आपकी होती थी. अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लीजिए बेसिकली, ठीक है. इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है. तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं? y1 आपको यहाँ पर से क्या गिवन है? a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है. यहाँ से देखिए आप, और दूसरा क्या गिवन आपको? y2 कितना गिवन कर रखा है आपको? a2 cos ओमेगा टी. तो हमें इन दोनों के बीच में वेरिएबल्स जो आपके y1 y2 है इनके बीच में रिलेशन चाहिए. ये आपका डिस्प्लेसमेंट के टर्म है. डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रिलेशन चाहिए तो हमें टाइम वाले टर्म को ऑलवेज रिमूव करना पड़ता है. ये हमने इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी करते टाइम पे पढ़ा था, ठीक है. तो टाइम वाले टर्म को हटा कैसे सकते हैं हम यहाँ पर? यहाँ पर देखिए हमें सिंप्लीफाइड रिलेशन मिल रहा है. यहाँ पर टाइम के टर्म क्या? साइन ओमेगा टी. यहाँ पर टाइम वाले टर्म में क्या? कॉस ओमेगा टी. अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन करता हूँ तो वो तो 1 के इक्वल हो जाता है. तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा आपका? y1 डिवाइडेड बाई ए1. तो मैंने क्या लिख लिया आपका? y1 डिवाइडेड बाई ए1. ये आपका साइन ओमेगा टी हो गया. इसका मैंने क्या कर लिया? आपका स्क्वायर कर लिया. प्लस आपका कॉस ओमेगा टी कितना आपका? y2 बाई ए2. उसका भी स्क्वायर कर लेते हैं तो हो जाएगा आपको y2 डिवाइडेड बाई ए2. इसका स्क्वायर कर लीजिए तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा आपका? 1 के इक्वल होता है. साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है? 1 के इक्वल होता है. तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से ऐसे आ जाएगी. तो देखिए बच्चों, ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ए1 का स्क्वायर प्लस आपका y2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए2 का स्क्वायर. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन इलिप्स. इससे ये किसकी इक्वेशन होती है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स. अगर ए1 ए2 इक्वल होते तब तो आपका एक सर्कल रिप्रेजेंट कर लेता. लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट है तो इसलिए हम बता सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटिंग एन इलिप्स. ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसको हम क्या बोलते हैं आपका? यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? दो रेक्टेंगुलर एसएचएम्स का क्या कर रखा है? एडिशन कर रखा है. इसको हम लेसर फिगर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं आपका? लेसर फिगर बोलते हैं. ऑलराइट. तो ये आपका स्टेटमेंट वन हो गया. अब देखिए स्टेटमेंट टू पर मूव करते हैं. तो स्टेटमेंट वन में बोल रखा था कि इलिप्स होगा तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. तो स्टेटमेंट वन तो बच्चों क्या आ गया आपका? करेक्ट आ गया. टू पर बोल रखा है देखिए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन. ठीक है, मान लीजिए टाइम पीरियड टी था और फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका? इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इतना हो जाएगा. ऑलराइट. और यहाँ से बोल रखा है कि देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम whose लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स. देखिए बच्चों, जब आपका टाइम पीरियड टी था, टी किसके इक्वल होता है आपका? 2 पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल बाई जी के इक्वल. ऑलराइट. तो यहाँ से हम बता सकते हैं टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अंडर रूट ऑफ एल के. जब लेंथ एल थी तब टाइम पीरियड कितना था? टी के इक्वल था. अब यहाँ पर बोल दिया उसने जब लेंथ इसकी 4 टाइम्स हो जाएगी. जब लेंथ इसकी 4 टाइम्स होगी तो टाइम पीरियड कितना हो जाना चाहिए? फिर 2 टी हो जाना चाहिए. कितना? 2 टी. तो टाइम पीरियड कितना हो गया आपका? नया वाला टाइम पीरियड आपका 2 टी हो गया. तो आपका फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी होता है आपका इसका इनवर्स, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 1. ये फ्रीक्वेंसी देखिए आपका
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से आपको 1/t हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी अब आपकी नई वाली कितनी होगी, आपकी n/2 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, ये हम बता सकते हैं। अगर टाइम पीरियड देखिए आपका क्या हो गया, डबल हो गया है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम पीरियड के। तो टाइम पीरियड की तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं इन दोनों का रिलेशन आपका ये होता है। ठीक है, t/n, या फिर आप इसको ऐसे भी मतलब समझ सकते हैं, n/2 किसके इक्वल होता है, n और t का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। टाइम पीरियड देखिए, लेंथ को आपने डबल किया, तो टाइम पीरियड आपका कितना हो गया, 2t हो गया। तो जो नई वाली फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, नई वाली फ्रीक्वेंसी को आप लिख लीजिए एन डैश, यहाँ से आपका 1 बाई आपका 2t के इक्वल हो जाएगी। और 1/t किसके इक्वल था, n के इक्वल था, तो यहाँ से आपका n/2 आ जाएगा। ऑलराइट, तो कैसे भी समझ सकते हैं, बस मैथमेटिक्स है। ऑलराइट, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, n/2 के इक्वल हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल बच्चों करेक्ट है। तो 1 भी करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है। तो उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।